हेलो स्टूडेंट, जीत आई इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होगा उत्तराखंड की हिस्ट्री से होगा और टॉपिक का नाम है परमार वंश ऑब्लिक पंवार वंश और इसका एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली में स्टेट के एग्जाम में हम देखते हैं, चाहे पीसीएस का हो या कोई अदर वनडे का एग्जाम हो, तो उत्तराखंड में बहुत डीपली क्वेश्चन पूछता है और कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जनरली हर बुक्स में नहीं मिल पाते। तो मैं यहाँ पूरा प्रयास करूँगा कि वे फैक्ट आप लोगों को इसमें मिल जाएं। चूँकि हम इनके पॉलिटिकल तो पढ़ लेते हैं, राजनीति को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही कम बुक्स ऐसे हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है, और जिसमें मिलता है तो बहुत ही शॉर्ट शब्द में मिलता है वो। तो मैं यहाँ इसे डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस का जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें जनरली प्रशासन के बारे में पूछ लेता है, और वो जो क्वेश्चन होता है वो बड़ा क्वेश्चन होता है 250 वर्ड्स में, और वो जनरली बुक्स में नहीं मिल पाता। तो मैं प्रयास करूंगा कि ये पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस लेक्चर में आप लोगों को दूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा ये जो पंवार वंश है इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन यानी भौगोलिक विस्तार, यानी ये उत्तराखंड के किस लोकेशन में था। तो देखिए, ये जो उत्तराखंड है ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में है और इसकी जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से है। तो जैसे आज उत्तराखंड में दो मंडल हैं, एक कुमायूं और एक गढ़वाल। तो उस समय यानी मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करें तो उस समय इन दोनों जो कमिश्नरी हैं यहाँ पर दो वंशों का उदय हुआ था। तो देखिए, अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर ईस्ट में ईस्ट, तो यहाँ चंदों ने शासन किया था, चंदों ने। अगर हम वेस्ट की बात करते हैं वेस्ट, तो वेस्ट में यहाँ पंवार वंश आया था, पंवार वंश। एक्चुअली में ये जो दोनों डायनेस्टी हैं ये मध्यकालीन इतिहास में दोनों पैरेलल चली, लेकिन इन दोनों से पहले संपूर्ण उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कत्तूरियों का शासन था। तो कत्तूरियों की जब राजनीतिक स्थिति खराब होने लगी, योग्य शासक का अभाव रहा, तो जो ईस्ट हिस्सा है यहाँ छोटी छोटी डायनेस्टी बनी थी। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वेस्ट हिस्से की, तो यहाँ भी छोटे छोटे वंशों का उदय हुआ, या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। तो वे छोटे छोटे राज्य इस तरीके से थे, यानी ये जो वेस्ट वाला हिस्सा था ये इस तरीके से डिसेंट्रलाइज था, यानी विकेंद्रीकृत था। तो ये जो छोटे छोटे आप राज्य देख रहे हैं इनकी संख्या 52 थी और इन्हें हम गढ़ कहते थे। इनमें लैक ऑफ यूनिटी यानी एकता का अभाव था और ये आपस में संघर्षरत रहते थे। ये जो 52 गढ़ हैं इनमें एक चांदपुर गढ़ था, चांदपुर गढ़। यहां पर परमार थे, परमार। ये जो परमार हैं ये बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और शक्तिशाली भी थे। इन परमारों ने इन 52 गढ़ों को जीत कर एक कर दिया। इसलिए इस क्षेत्र को हम गढ़वाल के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये जो परमार वंश है या पंवार वंश जो है ये कहां शासन करेगा? गढ़वाल पर। एक्चुअली में पंवार वंश इसे हम इसलिए कहते हैं, ये जो गढ़वाल पे जो शासन हुआ मध्यकालीन इतिहास में, इनका जो पहला फाउंडर है उसका नाम कनकपाल है और जो सेकंड फाउंडर है उसका नाम सुदर्शन शाह है। चलो ये छोटी सी कहानी भी मैं आपको बता देता हूं। पहला फाउंडर कनकपाल तो है ही, लेकिन 1804 में पंवार वंश का एक शासक होता था जिसका नाम प्रद्युमन शाह था। गोरखों के साथ उसने खड़बुड़ा का युद्ध लड़ा जिसमें वो वीरगति को प्राप्त हुआ, और 1804 में इस गढ़वाल पर गोरखों का आधिपत्य हो गया। लेकिन 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोरखों को पराजित किया और इस क्षेत्रफल पर यानी इस पे भी, और जो चंदों का राज्य कुमायूं में होता था, संपूर्ण पर अधिकार कर लिया। तो देखिए, ये जो गढ़वाल देख रहे हैं इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है टेरी, वो प्रद्युमन शाह का एक बेटा होता था, सुदर्शन शाह को दे दिया, और सुदर्शन शाह ने इसे पंवार वंश नाम दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसे पंवार वंश नाम किसने दिया? तो ये नाम आता है यहाँ पर सुदर्शन शाह। अब देखिए, दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इनका जो फाउंडर है वो कनकपाल है, यानी इनका जो टाइटल होता था वो पाल होता था। जैसे उसके बाद एक अजय पाल आएगा, लेकिन जब दिल्ली सल्तनत में एक शासक बहलोल लोधी शासन करता था तो बहलोल लोधी ने एक नाम आता है बालभद्र पाल, उसे शाह की उपाधि से सम्मानित किया। और उसके बाद ये जो पंवार वंश के शासक हैं इनका जो टाइटल है वो शाह बन गया। तो ये ध्यान रखना है, शाह
की जो उपाधि थी या शाह जो टाइटल था वो किसने दिया था? बहलोल लोदी ने। और किसको दिया था? बालभद्र पाल को। अब इसके बाद अब शुरू करते हैं इसे कि इनका फाउंडर कनकपाल कैसे बना। कनकपाल, देखिए इनकी जो इंफॉर्मेशन मिलती है, एक तो लिटरेचर यानी साहित्य है, इनके कोइन सिक्के भी मिले हैं, इनके एडिक्ट यानी अभिलेख भी मिले हैं, इसके साथ साथ इनके स्मारक मिले हैं और मुस्लिम साहित्य भी जानकारी देते हैं। तो देखिए ये जो कनकपाल है, कनकपाल एक्चुअली में कहा जाता है कि गुजरात का रहने वाला था और अपने कुछ साथियों के साथ ये हरिद्वार यात्रा पर आया, हरिद्वार यात्रा पर आया और यहाँ पर इसकी एक चांदपुर का एक शासक होता था जिसका नाम, शासक भी कह सकते हैं और चांदपुर गढ़ का मुखिया भी कहा जा सकता है, भानु प्रताप से हुई। भानु प्रताप से हुई। भानु प्रताप इससे प्रभावित हुआ और इसने इस कनकपाल से अपनी छोटी पुत्री का विवाह कर दिया और इसे अपना उत्तराधिकारी चुन दिया, उत्तराधिकारी चुना। एक्चुअली में जो भानु प्रताप है इसके दो पुत्रियां थी। जो बड़ी पुत्री है उसका जो विवाह है इसने कुमायूं का राजकुमार होता था राजपाल से किया और छोटी पुत्री का जो विवाह था ये कनकपाल से किया और उत्तराधिकारी चुन दिया। इसके बाद भानु प्रताप ने ये क्षेत्र छोड़ दिया और एक नाम आता है बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम यहां पर चला गया। देखिए कनकपाल के बाद जो यहां पर शासक आए वो उनकी कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो यहां पर इसके बाद जो महत्वपूर्ण एक शासक आता है उसका नाम अजयपाल है, अजयपाल। ये जो अजयपाल है इनका वास्तविक संस्थापक है यानी रियल फाउंडर हम अजयपाल को ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 52 गढ़ थे इन संपूर्ण 52 गढ़ों को इसी ने जीता था। यानी इस गढ़वाल को जो उत्तराखंड का पश्चिमी हिस्सा है उसे अखिल यानी पूरे को एक करने का श्रेय जो जाता है ये अजयपाल को जाता है। तो देखिए अजयपाल एक साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्यवादी। देखिए साम्राज्यवाद का मतलब होता है ऐसा शासक जो अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपने एम्पायर, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास करता है, उसे साम्राज्यवादी शासक कहते हैं। तो इसी ने 52 गढ़ों को जीता था, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो देखिए इसने अपनी जो पहली राजधानी थी, पहले इसकी राजधानी चांदपुर थी यानी अभी तक चांदपुर राजधानी चली आ रही थी, लेकिन इसने 1512 में अपनी जो राजधानी थी ये देवलगढ़ को बनाया, देवलगढ़ को बनाया और इसने फिर अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया और 1517 में अपनी राजधानी श्रीनगर को बनाया था। एक्चुअली में श्रीनगर में राजधानी ट्रांसफर करने का जो मेन उद्देश्य था, क्योंकि इनके जो पैरेलल चल रहे हैं इस साइड में जो चंद हैं, चंदों में भी योग्य शासक हुए, तो इनके दोनों वंशों के यानी दोनों राज्यों के आपस में संबंध अच्छे नहीं थे, यानी उनका पंवार राज्य में हस्तक्षेप होता था। इसलिए अपनी राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए इसने श्रीनगर को बनाया था। देखिए इसने हर क्षेत्र में काम किया और इसने जातिवाद का भी विरोध किया था। एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसने ये जो देवलगढ़ है, मैं लिख देता हूं देवलगढ़, इसने देवलगढ़ में यहां पर एक राजभवन का निर्माण कराया, भवन का निर्माण कराया और यहां पर अपनी कुलदेवी है, कुलदेवी एक नाम कुलदेवी और कुलदेवी का नाम है राजरेश्वरी, रेश्वरी का निर्माण कराया था। तो ये ध्यान रखना है इसने अपना राजभवन कहां बनाया? देवलगढ़ में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनकी कुलदेवी कौन होती थी? राजरेश्वरी। इसका यहां पर निर्माण कराया था। तो देखिए अजयपाल के बाद यहां जो शासक आता है एक महत्वपूर्ण, उसका नाम है मानशाह। मानशाह, देखिए जो मानशाह है इस समय भारत में मुगलों का शासन है और उस समय जो मुगल शासक अकबर और अकबर का जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी जहांगीर के समकालीन था। देखिए अगर चंदों की बात करते हैं, चंदों की, तो चंदों का एक शासक था रुद्रचंद और एक नाम आता है लक्ष्मीचंद, ये इनके समकालीन था। मानशाह एक बहुत ही योग्य शासक है। देखिए इसने जो तिब्बत है, तिब्बत में एक दावा प्रांत है, दावा प्रांत, यहां के शासक को पराजित किया
और उसे संधि के लिए मजबूर कर दिया। तो इसने दावा प्रांत के शासक से एक संधि की मजबूर कर दिया और उसके ऊपर 2 शर्त थोप दी। नंबर 1 ये है कि वो प्रत्येक वर्ष सवा सेर सोना देगा और 4 सींग वाला एक मेंढा, एक बकरे जैसा होता है, देने का वायदा किया। देखिए, इसने अगर आर्किटेक्ट के क्षेत्र में बात करें तो इसने मानपुर नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। इसके साथ साथ इसने विद्वानों को संरक्षण दिया और इसके दरबार में एक नाम आता है मानोद्य काव्य का एक लेखक था जिसका नाम भरत मुनि था। भरत मुनि को संरक्षण दिया था। तो देखिए, इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके समकालीन मुगल शासक कौन कौन से थे, इसके समकालीन कौन कौन से चंद शासक थे और कौन सा पंवार शासक था जिसने तिब्बत के दावा प्रांत के शासक को पराजित किया था। अगर कॉन्सेप्चुअल पूछें तो संधि की शर्तें भी पूछी जा सकती हैं। इसने मानपुर नगर बसाया था, इसी के नाम से है, याद हो जाएगा, और कैपिटल भी बनाया। चूंकि ये विद्वानों को प्रोटेक्ट करता है तो इसने भरत मुनि इसी के दरबार में रहते थे जिसने मानोद्य काव्य एक पुस्तक लिखी थी। देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट शासक आ रहा है महत्वपूर्ण, उसका नाम श्याम शाह है। श्याम शाह देखिए जहांगीर के समकालीन था। इसने जहांगीर से आगरा में मुलाकात की थी। आगरा में, चूंकि आगरा कैपिटल होती थी, तो जहांगीर इससे बहुत प्रभावित हुआ और जहांगीर ने इसे उपहार के रूप में एक हाथी और एक अश्व यानी घोड़ा दिया था। तो जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जहांगीरनामा। तो जहांगीरनामा में श्याम शाह का नाम भी आता है। तो देखिए, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जहांगीरनामा में कौन से पंवार शासक का नाम आया है, तो वो है श्याम शाह। श्याम शाह की जब मृत्यु हुई तो इसकी 60 पत्नियां थी और ये 60 पत्नियां सती हुई थी। सती। तो देखिए, ध्यान रखना है कि कौन सा पंवार शासक था जिसकी 60 पत्नियां सती हुई थी। चलो, सती प्रथा के बारे में मैं कुछ बता देना चाहूंगा आपको। एक्चुअली में जो सती प्रथा की शुरुआत हुई ये गुप्त काल में हुई थी। 512 ईस्वी में एक एरन एडिक्ट मिलता है, एरन अभिलेख, जो एमपी में है। एरन, ये ध्यान रखना है। जबकि इससे पहले अगर हम संगम काल की भी बात करते हैं तो वहां भी कुछ कहीं कहीं पर लिखा है कि यहां पर सती प्रथा थी। जैसे हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो लोथल और कालीबंगा की बात करते हैं तो वहां भी युगल संविधान प्रणाली मिली है। चूंकि वो प्रोटो हिस्ट्री का हिस्सा है तो इतिहासकारों का मानना है कि हो भी सकता है ऐसा, चूंकि 100% नहीं कह सकते। लेकिन ध्यान रखना है, सती प्रथा का जो पहला अभिलेख है जो कमीशन एक्सेप्ट करता है वो एरन अभिलेख भानुगुप्त का है। ये ध्यान रखना है। सती प्रथा, अगर राजपूत काल की बात करें तो उसमें जो हिंदू धर्म है और उसमें जो उच्च वर्ण के लोग थे उसमें सती प्रथा पुरजोर पर थी। सती प्रथा का विरोध जो था सबसे पहले अकबर ने किया था, लेकिन अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया। फिर जो सिखों के 10 धर्मगुरु हुए हैं उनमें जो नाम आता है, यहाँ पर एक नाम आता है अमरदास। उसने सती प्रथा का उसने भी विरोध किया। फिर हम पुर्तगालियों की बात करते हैं। जब मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है, जब पुर्तगाली भारत में आते हैं तो उनका एक गवर्नर होता था जिसका नाम अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। उसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद किया था। फिर एक नाम आता है राजा राम मोहन राय। उसने सती प्रथा के विरोध में बांग्ला भाषा में एक पुस्तक लिखी, संवाद कौमुदी, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से सती प्रथा का अंत करा दिया। तो भारत में जो सती प्रथा बंद हुई थी वो रूल नंबर 1829 में हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई थी, जिसका श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। तो सती प्रथा के बारे में मैंने यहाँ आपको डिटेल बता दिया है। अब श्याम शाह के बाद जो इनका एक महत्वपूर्ण शासक आता है उसका नाम है पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह, देखिए ये शाहजहां के समकालीन था। शाहजहां, और शाहजहां के बाद जो औरंगजेब आया, औरंगजेब के समय तक इसने शासन किया। तो देखिए
ये जो शाहजहां और औरंगजेब की बात करें, चूंकि अखिल भारत के शासक हैं और ये जो परमार वंश है ये एक क्षेत्रीय वंश है, तो इसलिए इस क्षेत्रीय वंश के जो शासक थे इन्होंने मुगलों का प्रॉपर विरोध नहीं किया था, चूंकि ये जानते थे कि हम इतने शक्तिशाली नहीं है कि उनका विरोध कर सकें। तो इसलिए जितने भी ये शासक अभी तक हम देखते हैं प्रॉपर उन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था, या उनके कृपा, मैं अधीनता भी नहीं कहूंगा, तो उनके कृपा पात्र बन गए। लेकिन इसने अपने पूर्वजों की नीति को नहीं अपनाया था, कि नीति को नहीं अपनाया। और ये जो शाहजहां हम देख रहे हैं, शाहजहां ने जब इसके दरबार में अपना दूत भेजा तो इसने इस दूत का भी सम्मान नहीं किया था। तो ऐसे में और शाहजहां क्रोधित हुआ और इसके राज्य पर शाहजहां की सेना ने आक्रमण किया और लूटपाट कर दी। चूंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ के जो सैनिक हैं ये मैदानी क्षेत्रों के हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में मुगलों की सेना को प्रॉपर कोई सफलता नहीं मिली। वर्षा के कारण भी सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में इसने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली। देखिए, शाहजहां के अंतिम समय में यानी 1658-59 में मुगलों में एक उत्तराधिकार का युद्ध चला था। तो दारा शिको का जो बेटा है सुलेमान शिको, वो सबसे पहले चंद शासक बाज बहादुर चंद के दरबार में आया था। उसने दूरदर्शिता का परिचय दिया और उसे कुछ उपहार भेंट आदि देकर जो पंवार शासक पृथ्वीपति शाह है इसके दरबार में भेजा। पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान शिकों को संरक्षण दिया था। इतने में औरंगजेब का शासन आ गया, जबकि औरंगजेब इसका जबरदस्त विरोध कर रहा था। जब इसकी मृत्यु हुई तो इसका एक पुत्र है जिसका नाम मेदिनी शाह है। मेदिनी शाह, देखिए ये जो मेदिनी शाह है ये बहुत ही कूटनीतिज्ञ था। इसने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया और वो जो सुलेमान शिको, अभी मैंने बताया दारा शिको का बेटा है सुलेमान शिको, इसे औरंगजेब को सौंप दिया। औरंगजेब इससे प्रभावित हुआ। यही कारण है कि जब मेदिनी शाह का राज्याभिषेक हुआ था तो औरंगजेब ने इसके पास अपनी खिल्लत भेजी थी। देखिए, इसके पैरेलल जो शासक है वो बाज बहादुर चंद है। तो बाज बहादुर चंद ने इसके कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तो इसकी शिकायत मेदिनी शाह ने औरंगजेब से की। औरंगजेब ने बाज बहादुर चंद का जो राज्य था उस पर आक्रमण किया, लेकिन उसने औरंगजेब का एक सेनापति था अलीवर्दी खां, उसकी मध्यस्थता से औरंगजेब से समझौता कर लिया। अब मेदिनी शाह के बाद जो हम शासक पढ़ेंगे वो आता है प्रद्युमन शाह, जो इनका अंतिम शासक होगा। प्रद्युमन शाह, देखिए जब ये शासन कर रहा था तो उस समय इनकी स्थिति बहुत शक्तिशाली नहीं थी। तो जब ये शासन कर रहा उस समय रोहेलों ने दून पर अधिकार कर लिया। दून से तात्पर्य है देहरादून। तो इसी के समय गोरखे जो नेपाल से आए थे उनका पूर्वी उत्तराखंड पर अधिकार 1790 में महेंद्र चंद जब चंदों का अंतिम शासक था उसके समय हो गया था, और उन्होंने साम्राज्य विस्तार की भावना से जो पंवार राज्य है इस पर कई बार आक्रमण किए थे, लेकिन उन्हें प्रॉपर सफलता नहीं मिली थी। तो देखिए, इसके समय गोरखों ने आक्रमण किया और 1804 में एक खड़बुड़ा का युद्ध हुआ, और इस खड़बुड़ा के युद्ध में गोरखों की जीत हुई और प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुआ। यानी 1804 में संपूर्ण उत्तराखंड पर गोरखों का अधिकार हो गया और ये अधिकार 1815 तक रहा। देखिए, उत्तराखंड में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि गोरखों ने उत्तराखंड पर कब अधिकार किया। देखिए, संपूर्ण अधिकार की बात नहीं की, कब अधिकार किया। तो जो चंद महेंद्र चंद को पराजित किया 1790 में, तो अधिकार उनका 1790 में ही हो गया था। लेकिन संपूर्ण की अगर बात करें, चूंकि पंवारों को खड़बड़ा के युद्ध में 1804 में पराजित किया, तो संपूर्ण जो अधिकार हुआ वो 1804 में हुआ और 1815 तक रहा। देखिए, एक स्टेट के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है पुलिस स्टेट कॉन्सेप्ट और एक होता है वेलफेयर कॉन्सेप्ट। वेलफेयर जैसे हमारा इंडिया है, वेलफेयर है क्योंकि जनता के हित के लिए काम करता है वो, और पुलिस स्टेट कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है जो डंडे के दम पे काम करता है।
तो जो गोरखे हैं ये बहुत ही अत्याचारी थे, इसलिए इन्हें गोरखानी भी कहते हैं। यानी प्रजा के हित से ज्यादा ये निजी हित पे ध्यान देते थे। तो गोरखों से लोग परेशान हो गए। तो इस सुदर्शन प्रद्युम्न शाह का एक बेटा है सुदर्शन शाह, उसने भी अंग्रेजों को आमंत्रित किया और अंग्रेजों ने क्या किया, 1815 में गोरखों को पराजित किया और ये जो गढ़वाल है, गढ़वाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने इसका जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था सुदर्शन शाह। इसे गढ़वाल का एक छोटा सा हिस्सा जिसे टिहरी कहते हैं, टिहरी रियासत कहते हैं, टिहरी का जो छोटा सा क्षेत्र था वो सुदर्शन शाह को दे दिया। तो इसलिए कहते हैं कि जो सुदर्शन शाह हैं ये परमार वंश का सेकंड फाउंडर है और शासन करने लगे। अब 1947 की अगर हम बात करें तो अंग्रेज तो भारत से चले गए, यानी जो गढ़वाल है और कुमायूं ये भारत के अधिकार में क्षेत्र में आ गया। लेकिन चूंकि यहां पर एक देसी रियासत थी, टिहरी रियासत, ये स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन टिहरी रियासत लोगों के बीच में एक अन्याय का प्रतीक बन चुकी थी, जिसके कई कारण थे, अगले टॉपिक में मैं लूंगा भी उसे। तो यहाँ की प्रजा ने इसका विरोध किया और इसका परिणाम ये लिखना कि 1949 में इस टिहरी रियासत को भारत के उत्तर प्रदेश में मिला लिया गया। यहाँ का एक अंतिम शासक मानवेंद्र शाह होता था जिसे पेंशन दे दी गई। तो देखिए ये इनका राजनीतिक इतिहास पे हमने चर्चा की है। अब हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन पे बात करेंगे। तो देखिए अब इनके प्रशासन को हम देखेंगे और प्रशासन में कुछ फैक्ट ऐसे आएंगे जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर बहुत ही ध्यान रखना है। प्रशासन, देखिए प्रशासन से पहले इनके शासकों के बारे में हम बात करें, यानी जो यहाँ पर राजा हुए हैं, यहाँ के जो राजा थे बहुत ही योग्य थे। योग्य उन्हें इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उनकी योग्यता का ही परिणाम था जो उन्होंने 52 गढ़ों को जीतकर एक किया था। देखिए चारों ओर से ये शत्रुओं से घिरे थे। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो तिब्बत से आक्रमण की रहता था। इसी तरीके से हम ईस्ट की अगर बात करें तो चंदों ने इनका विरोध किया। देखिए मुगलों ने भी इनका विरोध किया है। अगर साउथ की बात करें तो रोहेलों के आक्रमण भी होते थे। तो देखिए यहां पर जो राजा है, राजा का पद यहां पर वंशानुगत था, अर्थात यहां पर राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। तो देखिए राजा के पास जो अधिकार हैं वो एक डिक्टेटर या निरंकुश होने वाले अधिकार हैं, निरंकुश, लेकिन राजा व्यवहार में निरंकुश नहीं था। राजा तो कल्याणकारी था, और इसके साथ साथ ये लोगों की जो धार्मिक भावना होती थी, धार्मिक भावना, इसका भी सम्मान करता था। इन्होंने धार्मिक उद्देश्य से कई भूमि दान भी दी हैं। तो देखिए यहाँ राजा की सहायता या परामर्श के लिए कुछ अधिकारी होते थे जिनकी जो नियुक्ति है वो राजा के द्वारा होती थी। तो देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जैसे फौजदार है, गोलदार है, सोदी है, नेगी है, वकील है, मुख्तार है, तो उनके क्या क्या काम होते थे ये आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं अब उससे शुरू करता हूँ जो यहाँ पर महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। तो देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं फौजदार है, गोलदार, दफ्तरी, नेगी, सोदी, वकील, मुख्तार और दीवान। अब इनका क्या क्या काम होता था। ये फौजदार एक सैनिक अधिकारी है, तो इसकी जो नियुक्ति बेसिकली परगनों में होती थी, यानी परगनों में सुरक्षा प्रदान करना फौजदार का काम होता था। ये जो गोलदार है ये भी एक सैन्य अधिकारी है। तो राजमहल की सुरक्षा और जो राजकोष होता था जहां पर टैक्स जमा होता था तो उसकी सुरक्षा का काम गोलदार का था। दफ्तरी, जैसे वर्तमान में एक सचिवालय होता है, सेक्रेटरीट, ये सचिवालय का अधिकारी था जहां सारे लिखित पढ़त के काम होते थे। ये जो नेगी है, यहाँ पर जो कुलीन वर्ग होता था, कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व नेगी करता था। ये जो सोदी है, सोदी, देखिए जो राजमहल की जो व्यवस्था है उसको सोदी देखता था, यानी किचन आदि का सारा काम सोदी देखता था। अगर मुख्तार की बात करें, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण पद है। यहां पर राजा के बाद जो महत्वपूर्ण पद है वो मुख्तार का है। ये थोड़ा बहुत फाइनेंस को भी देखता है
और यानी एक तरीके से जैसे दिल्ली सल्तनत में मैंने एक नाम बताया था कि बहरम शाह ने एक नया पद बनाया था, नायब मामलिकात, यानी ये बिल्कुल नायब मामलिकात के जैसा है, यानी राजा के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी है वो मुख्तार है। देखिए जो वकील है ये एक एम्बेसडर यानी दूत का काम करता था, और ये जो दीवान है, दीवान ये फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में यहाँ पर काम करता था। तो देखिए किस किस अधिकारी के क्या क्या काम होते थे ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब इनके मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को हम लेकर चलेंगे, यानी सैन्य प्रशासन। देखिए जो सैन्य प्रशासन है इनकी सेना बहुत ही अच्छी थी। अच्छी सेना का ही परिणाम था कि इन्होंने चारों तरफ जो शत्रु थे उससे अपने राज्य की सुरक्षा की। यहां पर दो प्रकार की सेना थी एक पैदल सेना है सेना, और एक अश्व सेना थी, अश्व सेना थी सेना। देखिए जो दोनों सेना हैं, इन दोनों सेनाओं को जो वेतन है बेसिकली वो जागीर के रूप में दिया जाता था। और ये जो अधिकारी देख रहे हैं इनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें जागीर के रूप में और निजी खर्च के लिए कुछ नकद भी दिया जाता था। तो यहां पर इनके पास बंदूक और तोपों का भी इन्होंने प्रयोग किया। तो देखिए यहां पर बंदूक और तोपों का भी प्रयोग किया गया। जैसे भारत में सबसे पहले जो तोपों का प्रयोग किया था, जो पानीपत का पहला युद्ध था 1526 में, तो बाबर के दो तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफा खान ने किया था। तो तभी से क्या हुआ, भारत में तोपों की शुरुआत हो गई। तो यहां भी ये हथियार थे। यहां की एक विशेषता यह है, यदि कोई सैनिक युद्ध में मारा जाता था तो चूंकि उसने अपनी वीरता का परिचय दिया, तो ऐसी स्थिति में यहाँ का जो राजा है उसे पुरस्कार के रूप में भूमि दान भी देता था, भूमि दान करता था। और इस भूमि को रोंत कहते थे, रोंत। ध्यान रखना है यहाँ पर दो प्रकार की भूमि दान दी जाती है, आगे वो चर्चा भी मैं करूंगा। एक को रोंत बोलते हैं और एक को संकल्प बोलते हैं। तो रोंत जो थी एक टेम्परेरी यानी अस्थायी व्यवस्था थी जो सैनिकों को उसकी वीरता के कारण दी जाती थी, उसके परिवार को। संकल्प एक स्थायी व्यवस्था थी जो विद्वानों को या धार्मिक उद्देश्य से ब्राह्मणों को या मंदिरों को दान दी जाती थी। तो देखिए अब हमने इसकी सैन्य प्रशासन की बात की है, अब इनका जुडिशरी सिस्टम यानी न्याय व्यवस्था कैसी थी, अब हम इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए इनकी जुडिशरी पे चर्चा करते हैं हम। जुडिशरी यानी न्याय व्यवस्था। यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है ये पंचायतों पर आधारित थी। पंचायत यानी जैसे ग्राम पंचायत होती है ना प्रत्येक गांव में, उस पर आधारित थी। और ये पंचायत बेसिकली सामान्य मामले देखती थी। सामान्य जो मामले आते हैं यानी जो साधारण से इशूज होते हैं, मामले होते हैं, वो पंचायतों के द्वारा निपटाए जाते थे। और ध्यान रखना है इन पंचायतों के जो निर्णय हैं दोनों पक्षों को मानना एक बाध्यता थी। इसके साथ साथ अगर हम गंभीर मामलों की बात करते हैं, जो गंभीर मामले होते थे, मामले दो सैन्य अधिकारी हैं, एक नाम आता है यहाँ पर फौजदार और एक नाम आता है गोलदार। दोनों सैन्य अधिकारी हैं। देखिए यहाँ का जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सैनिकों की नियुक्ति भी यही करते थे। तो जो कुछ गंभीर मामले आएंगे जो क्रिमिनल होंगे, ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये सिविल कोर्ट की तरह काम करता है, दीवानी न्यायालय की तरह, और ये क्रिमिनल कोर्ट की तरह काम करता है। तो इन मामलों को कौन देखेगा, फौजदार और गोलदार। यहाँ पर जो राजा है, राजा का जो दरबार है ये एक सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता है। और राजा जो है एक तरीके से जैसे वर्तमान में एक चीफ जस्टिस होता है उसकी तरह से काम करता था। तो राजा के पास बेसिकली प्रॉपर तीन तरीके के मामले आते हैं। एक आता है राजद्रोह, एक हत्या और डकैती से संबंधित मामले आते थे। यहाँ पर जो दंड व्यवस्था थी, दंड व्यवस्था की अगर बात करें ये कठोर थी। यहाँ पर आर्थिक जुर्माने भी होते थे, जुर्माना। अगर किसी ब्राह्मण की हत्या होती थी, ब्राह्मण की हत्या में उसे देश निकाला दिया जाता था, यानी उसे वहां से निकाल दिया जाता था। मृत्युदंड का जो प्रावधान था, मृत्युदंड ये केवल दो स्थितियों में दिया जाता था। एक तो गोहत्या से तात्पर्य गाय की हत्या होती है, और राजद्रोह। देखिए राजद्रोह का मतलब होता है अगर कोई राज्य के अगेंस्ट कोई काम करता है तो उसे राजद्रोह की श्रेणी में रखा जाता था। यहां पर अपराध करने वाले के हाथ भी काट लिए जाते थे, नाक भी काट ली जाती थी,
और अपराधों का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षाएं भी ली जाती थी। तो देखिए इनके जुडिशरी को हमने देखा है। अब इनका रिवेन्यू सिस्टम देखेंगे, यानी रिवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है। अब ये जो पंवार वंश है, इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम थी, यानी आय के स्रोत, उसे देखेंगे। आय के स्रोत, आय के स्रोत, देखिए आय के स्रोत, इसे हम राजस्व व्यवस्था भी कह सकते हैं, राजस्व व्यवस्था। देखिए आय के स्रोत यानी जो पंवार राज्य है उसको कहां कहां से आय प्राप्त होती थी, यानी राजस्व के कौन कौन से साधन थे, अब हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए आय का जो मुख्य स्रोत है ये भू राजस्व था, भू राजस्व था, राजस्व। देखिए यहां पर जो राजा है, राजा को भूमि का स्वामी माना गया है और राजा को इतना अधिकार था कि भूमि को वो दान भी कर सकता था। तो यहां पर दो प्रकार के दान होते थे, एक था रोंत और एक था संकल्प। संकल्प, देखिए ध्यान रखना है आपको, जो दान में दी गई भूमि थी उसे रोंत कहते थे और इसे हम संकल्प कहते थे। देखिए रोंत जो है ये वीरता के कारण ये सैनिकों को दान में दी जाती थी, यानी जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हुआ है उसके परिवार को रोंत प्रकार की भूमि दान दी जाती थी और ये एक अस्थायी व्यवस्था थी। ये जो संकल्प है ये धार्मिक उद्देश्य से दी जाती थी, धार्मिक उद्देश्य, यानी कई मंदिर निर्माण कराना हो या ब्राह्मणों को दी जा सकती है या विद्वानों को, और एक परमानेंट यानी स्थायी व्यवस्था थी। यहां पर जो कर वसूली का कार्य था, कर वसूली का जो कार्य है, वसूली, ये जमींदार करते थे, जमींदार करते थे। देखिए जमींदार के लिए यहां पर एक वर्ड आया है थात। इसी तरीके के फैक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं कि थात की पहचान किससे हुई है, तो ध्यान रखना है जमींदार से हुई है। और ग्राम से, यानी ग्राम से जो टैक्स कलेक्ट करता था वो ग्राम प्रधान करता था, और ये जो टैक्स है ये दोनों लोग टैक्स कलेक्ट करने के बाद इसे राजकोष में जमा करते थे। तो जो राजकोष है ये राज्य की राजधानी में होता था। तो देखिए इनकी प्रॉपर 3 राजधानी हुई हैं। सबसे पहले जो राजधानी थी वो चांदपुर थी, उसके बाद अजयपाल ने राजधानी देवलगढ़ को बनाया, और अजयपाल ने ही 1517 में जो राजधानी थी श्रीनगर को बनाया था। राजकोष में जमा होता था और इस कर से संबंधित जितनी भी डिटेल है या आंकड़े आदि आंकड़े ये दफ्तरी के पास होते थे। दफ्तरी, देखिए इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो महत्वपूर्ण अधिकारी है उसमें एक दफ्तरी नाम भी मैंने बताया था, और ये दफ्तरी सचिवालय का जो सचिवालय होता था, यानी जहां पर आदेश लिखे जाने, डिस्पैच होने आदि जितने भी पेपर से संबंधित वर्क होता था वो दफ्तरी के अंडर में होता था। तो ये जो पंवार शासक हैं इन्होंने भूमि की माप भी कराई, और माप की इकाई यहां पर नाली होती थी, नाली, और टैक्स रेट बेसिकली इन्होंने 1/3 रखा था। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ कर आते हैं, जैसे चूंकि ये फॉरेस्ट एरिया है तो वनों से भी टैक्स आता था। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ माइंस हैं, खनन, वहाँ से भी टैक्स आता था। तो ये इनका प्रशासन हो गया। अब एक छोटी सी नज़र मार लेते हैं कि जब इनके शासक इतने योग्य थे तो इनका पतन क्यों हुआ। देखिए पतन के नॉर्मल से कुछ रीजन हैं, वो मैं चर्चा ऐसे ही कर देता हूँ आपके सामने। एक तो अयोग्य उत्तराधिकारी, चूंकि यहाँ पर वंशानुगत शासन है तो शुरू में योग्य शासक हुए, लेकिन बाद में योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में पतन हुआ। इसके साथ साथ हम विदेशी आक्रमण भी कह सकते हैं, जैसे गोरखों ने आक्रमण किया, पड़ोसी राज्यों का हस्तक्षेप भी कह सकते हैं, जैसे मुगलों का हस्तक्षेप हुआ, चंदों ने भी हस्तक्षेप किया, रोहेलों ने भी हस्तक्षेप किया, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ रिक्त राजकोष भी कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार आक्रमण हो रहे थे जिससे रिक्त राजकोष हुआ और यहाँ की सेना को प्रॉपर वेतन नहीं दिया गया, तो पतन के लिए ये कारण भी एक उत्तरदायी है। तो देखिए टॉपिक तो यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो इस टॉपिक में यही ध्यान रखना है कि किस राजा ने क्या क्या काम किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके प्रशासन में जो टर्मिनोलॉजी आई है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस टर्मिनोलॉजी को बहुत ही ध्यान से याद करेंगे आप लोग। तो मैंने तो अपनी तरफ से जो मेरा अनुभव है लगभग 20 साल का, पूरा प्रयास किया है जितने भी क्वेश्चन उत्तराखंड स्टेट में आए हैं उन्हें देने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।